खुश आमदीद लिसनर्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 17 ऑफ तुम आखिरी जजीरा हो अस्कलम उम्मे मरियम। मम्मा, मोम। माज अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर जोरों से चिल्लाया था। अपने ध्यान में इसी सिमत आती हुई पर्णिया ने चौंक कर उसे देखा। इसी पल माज की भी उस पर निगाह पड़ी थी। एक पल को तसादम था, मगर पर्निया के अंदर कोई जोत सी जगा गया था, जबकि मास के अंदर उसे रूबरू पाकर भड़की आग कुछ और भी बढ़ गई थी। पर्निया वो खामोश सी खिसक रही थी कि मास की पुकार पर बेसाख्ता गहरा सांस भर के नीची नजर से उसे देखा। वो गीले बाल हाथ की उंगलियों से संवारता हुआ शर्ट से बगैर बेनियाज खड़ा था। पर्निया की झिझक फितरी थी। मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। सवाल नहीं, ऑर्डर हुआ था, जिसे पर्णिया ने कदरे हैरानी से सुना, मगर कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। जी लाएं, कर देती हूँ। उसे इसके सिवा और कुछ भला न लगा था। अंदर कमरे में पड़ी है, ले ले। माज ने हाथ के इशारे से बेडरूम की सिमत इशारा किया और खुद दरवाजे के दरमियान में से हट गया। अब उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो कमरे से जाकर खुद शर्ट उठाती। पर्णिया गहरा सांस भर के अंदर आई थी। बेड की पाती स्काई ब्लू शर्ट पड़ी हुई थी। उसने आगे बढ़कर उठा ली। आप कॉलेज क्यों नहीं जा रही हैं? उसने जैसे ही वापसी को कदम मोड़े तो माज एकदम उसके रास्ते में हाइल हुआ था। पर्णिया अपनी जून में उससे टकराई और सख्त खफत ज़दा होकर रह गई थी कि एक पल को तो वो उसके सीने से जा लगी थी। उसके गुमान तक भी नहीं था कि माज यूं अचानक उसके इतना नजदीक आकर खड़ा हो जाएगा। उसने गंभीर घबरा कर नजरें उठाई। माज उसे बहुत गहरी नजरों से देख रहा था। पर्णिया तो लम्हों में पसीनों में नहा गई थी। प्लीज जाने दे मुझे। उसका दिल बेतहाशा रफ्तार से धड़क रहा था। आवाज पर लर्जिश से उतर आई थी। मेरी बात का जवाब तो दे दें। माज दानिश्ता ही मुस्कुराया था। आप शर्ट तो पहन लें। वो जितनी जज्बज हुई थी इस लिहाज से जल्द अज जल्द बोली थी। माज का दिल कहका लगाने को मचल रहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप भी जानती हैं हम मुस्तकबिल में मियाँ बीवी बनने वाले हैं। इस रिश्ते में तो हर किस्म की बेताल्लुकी होती है ना। पर्णिया की आंख में जबरदस्ती झांकने की कोशिश करता हुआ वो बेनियाजी से गोया हुआ था। पर्णिया मुतहैयर होकर रह गई थी। बहुत फायदा उठा चुकी हो तुम मेरी बेखबरी का। अब तुम्हारी बारी है पर्णिया। माज हसन, भुगतो। माज की निगाह में सरकशी और नखवत था। तमाम नर्म गर्म जज्बे इस हद तक के सामने मजमद होकर रह गए थे। मुझे ये बेतकल्लुफी बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर्णिया ने खुद को संभाल कर नागवारी भरे अंदाज में जतलाते हुए कहा था, मगर मास पर उल्टा असर हुआ। उसने निहायती इत्मीनान के साथ पर्णिया को दोनों शानों से थामा था और अपने मुकाबिल कर लिया था। फिर उसकी तहैयर व इस्तजाब से फैली निगाहों में अपनी सर्द नजरें गाड़ कर कतियत भरे अंदाज में गोया हुआ था। मगर मुझे तो पसंद है। अपने रिश्तों पे इश्तियाक जतलाना भी और उनसे अपनी मनवाना भी। मास का ये अंदाज पर्णिया के हवास सलब करने को काफी था। वो न सिर्फ थर्रा उठी थी बल्कि हर लम्हा सर्द पड़ने लगी थी। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि मास की गिरफ्त से खुद को आज़ाद करा लेती। भला क्या तब्दीली आई थी इन चंद दिनों में कि वो इस कदर बदल गया था। इससे कबल तक तो वो उसका हाथ पकड़ने से भी गरेजा हुआ करता था कि जान गया था पर्णिया को ये पसंद नहीं। ये मास का उसे बख्शा हुआ एहतराम था, दी गई इज्जत थी, और ये तब तक था जब तक पर्णिया ने उसे किसी किस्म की कोई ढील नहीं दी थी। परसों रात ही उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी, जिसमें पर्णिया ने अपनी तरफ से उसे रजामंदी बख्शी थी कि उसके हौसले इतने बुलंद हो गए थे। क्या वो ऐसा ही आमियाना अंदाज में सोचने वाला था? क्या वो एक बार फिर उसे गलत समझ चुकी थी, जो औरत की जानिब से जरा सी पेशकदमी के बाद ही सारे फासले और दीवारें गिराने के दर पर हो जाया करते हैं? वो एक बार फिर बदगुमानी और शक के दलदल में फंस रही थी। मास की आगाही के मुतालिक तो उसके गुमान तक नहीं था कि वो सब कुछ जानने के बाद इंतकामी कार्रवाई पर उतरा होगा। सोचों ने उसे वहशत ज़दा कर दिया था। इसी पल दरवाज़ा नोक हुआ था और ज़ैनब ने अंदर झांका। लाले वो। अगले लम्हे उसकी ज़बान कंग हो गई थी। तो वजह उन दोनों की ऑकवर्ड पोजीशन थी। माज हसन के हाथ अभी तलक पर्णिया के शानों पर जमे हुए थे और पर्णिया उसके बेहद नज़दीक साकन खड़ी थी। ज़ैनब की आवाज़ पर दोनों ही जैसे किसी सहर के असर से आज़ाद हुए थे। माज लम्हों के हज़ारवें हिस्से में रुख वार्डरोब की सिमत फेर चुका था, जबकि पर्णिया उसकी तो वो हालत थी कि काटो तो बदन में लहू न हो। ज़ैनब के चेहरे पर हैरानी की जगह मानी खेजी फैल गई थी। कुछ कहे बगैर उसने कांधे उचकाए और
उन्हीं कदमों से पलट गई थी। पर्णिया के पथराए हुए वजूद में जुम्बिश हुई थी। वो हाथों में चेहरा ढांपे तेजी से कमरे से निकलकर भाग गई थी। माज ने बेनियाजी से कांधे झटके और अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगा। नक सक से तैयार खुशबू में बसा हुआ वो नीचे डाइनिंग हॉल में आया तो माहौल मामूल के मुताबिक था। ज़ैनब भी मौजूद थी, मगर उसके चेहरे पर एक शरारती किस्म की मुस्कान जो बेत खोलने को बेताब लगती थी, मुस्तकिल विराजमान थी, जिस पर माज ने कतई भी ध्यान नहीं दिया था। मम्मा जे कहाँ हैं? मुझे कुछ बात करनी थी उससे। माज की नज़रों ने पर्णिया को कुछ देर तो खोजा था, फिर इसी पल वहाँ नाश्ते के लवाजमात के हमरा आई मम्मा से मुखातिब हो गया था। जहाँ तो लाहौर गए हैं, आपको नहीं पता क्या? मुझे पता होता तो आपसे क्यों पूछता माम। मारिया, पर्णिया को बुला कर लाओ। उन्हें कहो जल्दी तैयार होकर आए, वो मेरे साथ ही कॉलेज जाएंगी। मम्मा को जवाब देने के बाद माज ने मारिया को काम पे लगाया था। वो कॉलेज बैग लटकाए नाश्ता करने आई थी। बड़े भाई की बात सुनकर कुछ खौफ सी हो गई, मगर लाला कल रात तो वो कह रही थी कि वो अब कॉलेज नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? इतनी छुट्टियां करके जी नहीं भरा? जाओ बुला कर लाओ। माज का मूड बिगड़ता देखकर मारिया घबरा कर पैगाम लेकर भागी थी। बेटे, आप फोर्स मत करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, कल खुद चली जाएगी। मम्मा भी बेटे के तेवर से खाइफ थी। जबी रसान से समझाना चाहा था। आपको नहीं पता मम्मा, वो कितनी लापरवाह हो चुकी है स्टडी से। सिर्फ मेरी वजह से वो अहम क्लास अटेंड नहीं करती है। कोई बात इसकी? मास की सियाह आंखों में बेतहाशा खफगी का अक्स था। मम्मा कुछ कहने की पोजीशन में नहीं रही थी। कुछ देर बाद ही खाइफ सी मारिया चली आई थी। ले, पर्णिया के सर में पेन है, वो कह रही है आज कॉलेज नहीं जा सकेगी। वो मिनमिना कर बोली थी। माज ने जितलाने वाली नजरों से मम्मा को देखा था। सारे बहाने हैं मुझसे बचने के, किलस कर बोला था। जैनब की मुस्कुराहट खनखनाती हंसी में ढली थी। वो गलत तो नहीं बहाने बनाती? जैनब बड़बड़ाई थी। शट अप जैनी। माज ने मुस्कुराहट दबाकर उसे डांट पिलाई थी। फिर नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ खड़ा हुआ था, जिस पर मम्मा ने उसे टोका था। आप नाश्ता तो कर लो बेटा। कर चुका हूँ मॉम, डोंट वरी। अपना कोट उठाकर पहनता हुआ वो डाइनिंग हॉल से बाहर निकल आया था। उसका रुख पोर्टिको की बजाय जैनब के कमरे की जानिब था। पर्णिया का कयाम हमेशा वहीं हुआ करता था। उसे यकीन था इस वक्त भी वो वहीं मिल सकती है। दरवाजे पर दस्तक का उसने महज तकल्लुफ ही बरता था। उसका अंदाजा दुरुस्त था। वो सामने ही बेड पर दराज थी, पास ही भाभी खड़ी थी। उसके आंसू पूछती हुई पर्णिया मास को आता देखकर सिर्फ जज्बज नहीं हुई थी, सख्त मतहवश भी नजर आने लगी थी। तुमने कुछ कहा परी को मास? भाभी ने आते ही उसे आड़े हाथ लिया था। मास ने एक नजर पर्णिया की रोई रुई आंखों को देखा था। अगर इन्होंने आपको ये बताया है कि मैंने कुछ कहा, तो ये भी लाजमा बताया होगा क्या कहा है। वो जवाबा निरूठेपन से बोला था। भाभी बेचारी खफत ज़दा हो गई थी, जबकि पर्णिया का चेहरा कुछ और भी जल उठा था। प्लीज मास, तंग मत किया करो बेचारी को। भाभी आजिज हुई थी। आप इनसे पूछे क्या कहा है मैंने, बताएं आप। माज ने भाभी से बात करते हुए एकदम से पर्णिया को बीच में घसीट लिया था। पर्णिया ने होठों को और भींच लिया था और चेहरा फेर लिया था। तुम बताओ क्या बात हुई है? अभी हंसती खेलती थी, अब सहमी हुई हिरनी लग रही है। मुझे तो तुम पर ही शक है। भाभी उसे माफ करने को तैयार ना थी। माज की हंसी निकल गई। नजाकत खत्म है इन पर, हुआ है दर्द सर पैदा। जरा माथे को चूमा था, पड़े हैं तब से सर बांधे। जवाबा वो पटरी से ही उतर गया था। पर्णिया तो पर्णिया, खुद भाभी भी खजालत से खिसिया कर रह गई थी। पर्णिया से तो निगाहें उठाना ही महाल हो गया था, इतनी बेबाकी के मुजाहिरे पर। तो सर तपा जल उठी थी। भाभी ने अलबत्ता खजालत मिटाने को मास को एक धब लगा दी थी। बहुत बदतमीज हो तुम मास, बेशरम। चले हो गए शुरू। मजाक कर रहा था भाई, पूछे इन मोहतरमा से, ऐसी गुस्ताखी का मर्तकब हुआ हूँ। माज ने सख्त एहतजाज किया था। तुमसे कुछ भेद भी नहीं है, भाभी ने लताड़ा था। माज इसी लिहाज से शाकी होने लगा था। आप लोगों की बदगुमानियां जरूर मुझे ऐसा बना देंगी, दर हकीकत मैं ऐसा हूं नहीं। चले जी, अब ये जुर्म भी हमारे सर। भाभी ने सर पीट लिया था। पर्णिया को कोई पेन किलर दे दो, मैं चाय भिजवाती हूँ। उनके जाने के बाद पर्णिया को माज ने देखा था, जो यकीना उसके साथ तन्हा रह जाने के ख्याल से ही सर इसमें नजर आने लगी थी। माज ने उसकी कैफियत को पूरी तरह महसूस किया था और किलस कर रह गया था। आप कॉलेज में मेरे साथ नहीं जाना चाह रही हैं, है ना? माज ने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर सर्द महरी से दरियाफ्त किया था। पर्णिया ने होंठ भींचकर नजरें झुका ली। यकीना वो जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं आप पर शक करूं ना करूं, लेकिन लोग हमें एक साथ देखकर जरूर शक करते हैं। पर्णिया का लहजा जहरीला होने लगा था।
माज ने दांत भींच लिए थे। वो गलत नहीं कह रही थी। नेहा की बात माज को अभी भी याद थी। वो लड़की उसका पीछा छोड़ने पर आमादा नहीं नजर आती थी और उसके अज़ाइम भी खतरनाक थे। माज को बहरहाल अपनी ही नहीं, पर्णिया की भी इज्जत अजीज थी। ओके फाइन, आप मेरे साथ कॉलेज ना जाएं, मगर आपको अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। माज के पुररसान अंदाज पर पर्णिया ने चौंक कर उसे देखा था। माज आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। वैसे अगर आप चाहती तो आपको ये मुश्किलात पेश ही न आती। माज का लहजा जोमाइनी था। पर्णिया कुछ अलर्ट हुई थी। व्हाट डू यू मीन सर? माज ने कंधे झटके थे और बेनियाजी से गोया हुआ। आपको हमसे अपना ताल्लुक कॉलेज में छुपाना नहीं चाहिए था। कौन सा ताल्लुक सर? पर्णिया की जान हवा होने लगी थी। जवाब में माज ने उसी की आंखों में झांका था। वही ताल्लुक जिसके बेस पर मैं आप यहाँ इस घर में आती हैं और कयाम करती हैं। मास का लहजा अब के सर्द और किसी हद तक तल्ख था। अपनी बात मुकम्मल करके वो उसके तासुरात देखे बगैर वहां से चला आया था, जबकि पर्णिया कितनी देर तक अपनी जगह से हरकत करने के भी काबिल नहीं हो सकी थी। उसे कतई समझ नहीं आ रही थी माज ने ये बात किस सेंस में कही है। कभी उसे लगा माज सब जान चुका है, कभी वो अपने ख्याल की खुद ही नफी करती थी। बेतहाशा उलझी रही थी वो। सीन चेंज। इस वक्त भी वो जाए नमाज से उठी तो उसका सेल फोन मुसलसल बीप कर रहा था। अनजान नंबर था। उसने कॉल रिसीव कर ली थी। शाले, कैसी हो मेरी जान? दूसरी जानिब नीलिमा थी। शाले की रूह तक जहर आलूद होने लगी थी। क्यों फोन करती हैं आप मुझे? तुम्हारे सिवा है कोई मेरा? मेरे सिवा तो सब हैं तुम्हारे। अगर तुम्हें मेरा ख्याल होता तो तुम्हारी चॉइस मैं होती, ना कि पैसा और नफ्स की गुलामी। तुम बहुत बदगुमान हो मुझसे हनी। मेरी बात तो सुनो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। एंड लिसन, मुझे कॉल मत किया करो। क्या तुम चाहती हो कि तुमसे बात करने की अजियत से बचने की खातिर मैं खुद खुशी कर लूं? इतनी नफरत करती हो मुझसे हनी? हाँ, इससे कहीं ज्यादा। जहां तुम्हारी सोच की इंतहा होती है वहां मेरी नफरत का आगाज होता है। उसने बरहमी से कहा था और सिलसिला काट दिया था। फिर होना तो ये चाहिए था कि वो पुरसुकून हो जाती, मगर उसका इज़्तिराब मजीद बढ़ गया था। बीबी जी, आपका फ़ोन कब से आ रहा है? मुलाजमा की आवाज़ पर शाले ने चौंक कर भीगा हुआ चेहरा घुटनों से उठाया था और हाथ की पुष्ट से चेहरा पूछा था। किसका फ़ोन है? पता नहीं जी, मैं आपके कमरे की सफाई कर रही थी। इसके बार बार बजने पे आपके पास लाई हूँ। मुलाजमा की वजाहत पर शाले ने हाथ बढ़ाकर सेल फोन ले लिया था, मगर स्क्रीन पर निगाह पड़ते ही उसे हैरत की ज्यादती से सख्ता हो गया था। फोन जहान का था। उसे यकीन नहीं आ सका था। ये सख्ता टूटा तो घंटी बंद हो चुकी थी। शाले के अंदर एक लख्त मलाल सा उतर आया था, यूं जैसे कोई अजीम नुकसान हो गया हो। उसने धक धक करते दिल के साथ खुद जहान का नंबर डायल किया था। उसने लम्हे की ताखीर किए बगैर कॉल रिसीव की थी। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट ही नहीं, एक्साइटमेंट भी गजब की थी। मगर जहान का मूड बेहद ख़राब था। फ़ोन क्यों नहीं सुन रही थी आप? बात नहीं करना चाहती थी मुझसे? वो छूटते ही तल्खी से बोला था। नहीं। जहान ने यूं लंबा सांस भरा जैसे गुस्से पर काबू पा रहा हो। मुझे बात करनी है आपसे। आ सकती हैं आप मुझसे मिलने? अजीब फरमाइश हुई थी। शाले तो कंग हो गई थी। मैं कैसे? मतलब ये कि उसकी गड़बड़ाहट नुक्ता उरूज पर जा पहुंची थी। मैं लाहौर आया हुआ हूँ, मेरी रिहाइश का पता है आपको? वो जवाबा रसान से बोला था। जी नहीं, मम्मी को पता है, आप यहाँ आ जाए, उसने कहा, और फिर उसकी मतक्को खफगी के ख्याल से खुद ही सहम भी गई थी। आप वेट करें, मैं कुछ देर में पिक करता हूँ आपको। चंद मिनट कुछ सोचने के बाद जहान ने कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। शाले कुछ लम्हों को ख्वाब किसी कैफियत में इसी शाने पर साकन सी बैठी रही थी, जैसे यकीन ही न कर पा रही हो अभी जो कुछ हुआ इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। उसने सेल फोन का रिकॉर्ड दोबारा चेक किया था। जहान की उस पर चंद मिनट पहले आई कॉल को देखा था और खुद को इस दिल फरेबी हकीकत का यकीन दिलाया था। फिर गुलरंग चेहरे के साथ उठकर अंदर भागी थी। धनक के रंगों का एक बेहद ही हसीन जोड़ा उसने अपने लिए मंतखब किया था और वो झटपट तैयार हुई थी। आराइश के तौर पर उसने महज नेचुरल कलर की लिपस्टिक का इस्तेमाल किया था। लंबे घने बालों को यूं ही पुष्ट पर खुला छोड़ दिया था। बड़ा सा वाइट दुपट्टा जो ट्राउजर के साथ मैच करता था संभाले वो झुककर पैरों में स्ट्रैप बांध ही रही थी जब मुलाजमा ने आकर उसे जहान के आने का पैगाम दिया था। उसका पहले तो धड़कता हुआ दिल कुछ और भी शिद्दतों से धड़कने लगा था।
गेट की जानिब उठते उसके कदमों में वाजी घबराहट और गरेज था। जहान ने उसकी मामूली सी सज धज को खसूसी तौर पर नोट किया था और अजीब सी सर्द मेहरी के साथ जरा सा झुककर फ्रंट डोर ओपन कर दिया था। मिसेस अफरीदी हैं घर पर? उसके बैठने के बाद जहां ने दरवाजा उसे बंद करने का इशारा करते हुए इसी सर्द मेहरी से दरियाफ्त किया था। नहीं, मम्मा ऑफिस में होती हैं इस वक्त। आपने उन्हें बताया मेरे साथ जाने का? जहां ने गाड़ी बढ़ा दी थी। शाले ने सर को नफी में जुम्बिश दी थी। उनकी वापसी पे आप बताएंगी कि आज आप मुझसे मिली थी। जहान का लहजा व अंदाज हुनूस था। अब के शाले कदरे थिटकी थी। उसने कुछ घबराकर जहान के सपाट लहजे को देखा था और सख्त खाइफ हो गई थी। पता नहीं, जो आप कहेंगे मैं वो कहूंगी। खुद सोचने के बाद जहान के मूड को देखते हुए उसने अपने ख्याल के मुताबिक ये इंतहाई मुनासिब फिक्रा बोला था, जिस पर जहान ने विंड स्क्रीन पर जमी नजरें हटाकर एकदम से उसे देखा था और बहुत देर तक देखता रहा था। तो क्या आपसे आपकी मम्मा की गैर मौजूदगी में जो भी मिलने आता है आप उसकी मर्जी के मुताबिक चलती हैं? सवाल क्या था? बम था। गोया शाले अपनी तमाम तर सादा दिली और बेवकूफ़ी के बावजूद खुद उसकी संगिनी और मानीखेजी के को पाकर झिझक सी गई थी। कुछ देर तक वो पलकें झपकाए बगैर उसके मगरूर चेहरे को देखती रही थी, जिस पर शफ़ाकी और बेरहमी दर्ज थी। उसका ये खूबरू चेहरा तमाम तर बेएतनाई के साथ उसकी आंसू से भीगती आंखों में धुंधला गया था। टप टप कितने आंसू एक के बाद एक देकर गिरते रहे थे। मुझसे मम्मा की गैर मौजूदगी में अव्वल तो कोई मिलने नहीं आता। अगर आए तो मैं मिला नहीं करती। ये बात की बातें तो नामुमकिनात में से शामिल हुई हैं खुद ब खुद। वो बोली तो उसकी आवाज़ में कर्ब और एहतजाज का रंग गालिब था। जहान को अपने रवैये की बदसूरती का एहसास अगर हुआ भी तो उसने जाहिर करना गवारा नहीं किया। ओके फाइन, क्या मैं पूछ सकता हूँ मेरे साथ ये खसूसी रवैया क्यों? का लहजा गोके धीमा था मगर हुनूस शफाक और तंजिया काट लिए हुए था। शाले ने होठ कुचलकर खुद पर काबू पाने की कोशिश की थी और बेदर्दी से आंसू रगड़कर पोंछ डाले थे। ये खसूसी रवैया मुझसे आपके साथ बंध जाने वाले इस नए रिश्ते का मतकाजी है, एंड दैट्स ऑल। शाले ने अब के किसी कदरे सख्ती से जवाब दिया था। इससे बढ़कर वो अपनी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दैट्स ऑल। जहां ने हैरानगी से उसकी शक्ल देखी थी। अगर ये बात इतनी ही मामूली थी तो हमारा ये रिश्ता क्यों इस्तवार हुआ, बताना पसंद करेंगी आप मुझे? वो भड़क उठा था। शैले ने हैरत और उलझन के साथ उसको देखा था। मैं समझी नहीं आपका मतलब। इतनी मासूम है आप? आप क्या समझती थी मैं आपके इश्क में मुब्तला था, आपको पाने की ख्वाहिश में तड़प रहा था? शाले कुछ और खाइफ हो गई थी और अपनी वालदा मोहतरमा से पूछेगा उनकी करतूतें, बेहतर यही होगा। वो चाहने के बावजूद भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। शाले के आंसू जलती पर तेल का काम कर रहे थे। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो रोते हुए मगर बेहद आजिज़ी होकर बोली थी। इतना बहरहाल उसे भी समझ आ गया था कि कुछ न कुछ यहाँ पर गलत ज़रूर है। आप क्या समझती हैं? आप इतनी इस मासूम शक्ल का फ़ायदा उठाकर मुझे बेवकूफ़ बना लेंगी, तो ये गलत सोच है आपकी। सब किया धरा आप दोनों का है, मगर अब मैं बताऊँगा कि आप लोगों ने पंगा किससे लिया है और रोना-धोना बंद करें आप। तल्खी व तनफ़्फ़ुर से कहते हुए वो हिकारत से भरपूर अंदाज में गुर्राकर बोला था। शाले के अंदर सिर्फ सहम ही नहीं उतरा था, उसे हक दक और तजलील के एहसास ने भी काट कर रख दिया था। होठ भींचते हुए उसने एक बार फिर बेदर्दी से अपने गाल रगड़कर साफ किए थे, मगर आंसू पे उसका बहरहाल इख्तियार नहीं था। दिल पर सिर्फ चोट नहीं पड़ी थी, उसके जज्बात व एहसासात बुरी तरह से मजरूह हुए थे। वो जो कल कायनात की हैसियत रखता था उसके लिए वो खफा था, तो सारी दुनिया खत्म होती महसूस हो रही थी। नुकसान सा नुकसान था। वो तो आंसू के दरिया भी बहा देती तो मलाल न डालता। जाए अंदर, और बेशक ये तकल्लुफ़ ना कीजिएगा अपनी वालदा मोहतरमा को बताने का कि मैं आपके साथ लेकर गया था और आपके साथ अय्याशियाँ उड़ाता रहा हूँ। मैं खुद ये सारी तफ़सील बता दूँगा उन्हें। गाड़ी एक झटके से रोककर वो इसी खतरनाक मूड के साथ बेलचक लहजे में बोला था। शाले ने निगाह भर के खिड़की से बाहर देखा था। गाड़ी उसके घर के आगे खड़ी थी। जहान की बात पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था, मगर वो होठ पीछे दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई थी और पलट कर देखे बिना चलती हुई आगे बढ़ गई थी। आज एक और भरम टूटा था। उसने जाना था वो एक बार फिर हार गई है। ये हार अजीम हार थी जिसका अजाला मुमकिन ही नहीं था।
सीन चेंज। जहान घर पर वापस लौटा तो मास को मौजूद पाकर शिश्तर रह गया था। बिस्तर पर नीम दराज फुल वॉल्यूम में डैग ऑन किए वो नूर जहां को सुनते हुए खुद भी झूम रहा था। तुम कब आए हो माज? जहान बुरी तरह से जज हुआ था और आगे बढ़कर कैसेट प्लेयर ऑफ कर दिया था। माज ने ड्रामाई अंदाज में आंखें खोली थी, फिर उसे देखकर उठ खड़ा हुआ और उसे गले लगाकर भींचा और दांत निकाल कर बोला था, मुबारक हो। जहान होंक होकर रह गया था, किस बात की मुबारक? अभी अभी मैं लेटा हुआ था तो मेरी आंख लग गई थी। मैंने एक ख्वाब देखा। तुम सियाह कलर की करोला में बैठे हुए हो और तुमने ऑफ वाइट कलर का बेहतरीन सूट जेबतन किया हुआ है। तुम्हारे मलबूस में कोबरा की खुशबू फूटती है। तुम्हारे पहलू में फ्रंट सीट पर एक लड़की है। लड़की क्या है, जन्नत की हूर लगती है। चांदनी की किरणों को मैदे में खोल दिया जाए तो कितना हसीन पेकर मुजस्सम सूरत इख्तियार करता होगा। जरा तसव्वुर करो, उस लड़की की खूबसूरती भी ऐसी ही मुतला और बेदाग है। उसने धनक रंगों जैसा लिबास पहना हुआ है, सफेद दुपट्टा वो बार बार संभालती है। उसके बाल लंबे और हसीन हैं जे, मगर वो लड़की ख्वाब में रो क्यों रही थी? उसने ड्रामाई सा वफ़्क़ा देकर एक और अहम सवाल किया था। जहान जो इस दास्तान के आगाज़ के साथ ही धक से रह गया था, गुंग सा खड़ा उसे टुकुर टुकुर देखता गया। माज ने उसकी कैफियत को महसूस किया तो गहरा सांस भर के मुतासिफाना अंदाज में सर को बार बार जोर से झटका था। आई कांट बिलीव इट जे, अगर कोई ये बात मुझे बताता तो मैं कभी भी यकीन न करता। मगर जहान अब भी कुछ नहीं बोला था। कोट उतारकर सोफे पर उछाला और टाई की नोक ढीली करके वार्डरोब की सिमत बढ़ गया था। यार, अपना कोट अच्छी तरह से झाड़ लो। अगर इस पर गोल्डन ब्राउन कोई सिल्की बाल चिपका हुआ रह गया तो खामखा तुम्हारा किरदार मशकूक हो जाएगा। मास को मुसलसल चुटकुले सूझ रहे थे। जहान ने एक बेबस किस्म की निगाह उस पर डाली थी और एक सलवार सूट अपने लिए मुंतखब कर लिया था। वैसे लड़की प्यारी थी, इनोसेंट और चार्मिंग, परफेक्ट कपल। मेरी तरफ से ओके है। शट अप मास, क्लोज दिस टॉपिक। जहान की खामोशी टूट गई थी। बिलाखिर मगर वो बोला था तो क्या? तो ये वजह थी भाग भाग कर लाहौर आने की। और जे, तुम झूठ कब से बोलने लगे हो, वो भी मुझसे? मास के लहजे में वाजी तौर पर मलाल उतर आया था। बज़ा औक़ात नज़रें फ़रीब भी दिया करती हैं माज़। तुम अपना मनपसंद सोच रहे हो, वो कुछ और जज हुआ था। यानी तुम कहना चाह रहे हो मैं गलतफ़हमी का शिकार हो चुका हूँ? माज़ ने भुएं उचकाकर उसे देखा था। माज़ ने महज कांधे उचकाए थे। माज़ को कदरे मायूसी हुई थी। मेरी इस गलतफ़हमी को हकीकत में भी बदला जा सकता है ना? व्हाट नॉनसेंस माज़, मैंने कहा ना, क्लोज दिस, ओके? अब के वो झुंझला उठा था। मुझे वो लड़की, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम बताओ, यहाँ किस सिलसिले में आए हो? मुझे खबर हो गई थी कि तुम यहाँ पर एक लड़की। जहान के घूरने पर माज ने जबान को रोक लिया था। फिर 1 घंटे के बाद जब वो दोनों खाना खा रहे थे, बेहद खामोशी सी उनके बीच हायल रही थी। पापा की इस पिंडो बहू का नाम क्या है जे? माज ने अचानक सवाल किया था। जहान पहले चौंका, फिर गड़बड़ाया था। बीवी तुम्हारी है, तुम्हें पता होना चाहिए। उसने जैसे कतराना चाहा था। मुझे तो कभी भी याद नहीं रहा था, तुम जानते हो। तुम्हें तो लाजमी पता होगा, या बताना नहीं चाहते? मास का लहजा आखिर में तंजिया हो गया था। जहान ने दांत पीस लिए थे। तुम बदल गए हो जे, हर लिहाज से बदल गए हो। माज, क्या हो गया है यार? जहान ने उसका कांधा थपथपाया था। माज ने जवाब नहीं दिया। पर्णिया नाम है भाभी का, और वो वही पर्णिया है जो डॉक्टर पर्णिया है, जिसके हुस्न ने तुम सबको बकौल मुझे देखते ही दीवाना कर लेना था। और ये बात 100% दुरुस्त निकली। मैं असीर भी हुआ तो अपनी बीवी के हुस्न का। ये मेरी खुश नसीबी थी या हिमाकत? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ तुमसे जवाबदही कर रहा हूँ जे। टेल मी, तुमने मेरे साथ ये फॉल क्यों किया था? वो जितना संजीदा था उससे बढ़कर तासुब-ज़दा। जहान का तो मुंह ही खुला रह गया था। ये इनकशाफात उस पे इतना अचानक हुआ था, वो किसी तरह भी शॉक्ड हुए बगैर नहीं रह सका था। आई एम सॉरी माज, मुझे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहान ने आहिस्तगी से सर को झुका लिया था। उसे वाकई इस पर बेतहाशा निदामत महसूस हो रही थी। माज ने भिजे हुए होठों के साथ एक नज़र जहान को देखा था और गहरा सांस भरकर खुद को कंपोज किया था। पर्णिया ने मना किया था ना तुम्हें? मास प्लीज, अब इनसे खफा मत हो जाना। देखा जाए तो वो भी गलत नहीं थी। वो अपनी अना कुर्बान नहीं करना चाहती थी। नो डाउट तुमने उनके पंदार को ठेस पहुंचाई थी, वैसी ही ठेस जैसी तुम इस लड़की को पहुंचा रहे हो जे, जिसे मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे साथ देखा था।
جی مجھے پڑھنے کا رویہ حیران کرتا تھا، ہمیشہ وہ اپنے بجائے میری منقوہ کی بات کیا کرتی تھی۔ میں پھر بھی نہ سمجھ سکا سارا قصہ۔ میں واقعی بے وقوف ہوں کیا جے؟ معاذ ریلیکس، کیسے پتا چلا تمہیں یہ سب؟ جہان نے بنیادی سوال کیا تھا۔ اتفاقہ باتیں سن لی تھی بھابھی اور زینب کی، مگر میں نے کسی پر آشکار نہیں کیا۔ اب محترمہ کی باری ہے، اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ وہ کلس کر بولا تھا تو جہان ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سلسلے کو اب ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا تھا جے، اور تم مجھے ٹالو مت۔ بتاؤ یہ سارا قصہ کیا ہے؟ وہ لڑکی کون ہے اور وہ رو کیوں رہی تھی؟ جہان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا جسے معاذ نے پوری شدتوں سے نوٹ کیا تھا۔ یہ چکر پرانا چل رہا ہے نا جے؟ معاذ نے ایک اور قیاس لگایا تھا۔ پتہ نہیں یہ چکر تقدیر کا ہے یا میرے کسی عمل کی سزا ہے۔ معاذ کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں کاش میں اس فیکٹری کی بہتری اور اصلاح کی خاطر بھی لاہور نہ آیا ہوتا۔ یہ سارا منحوس سلسلہ اسی وقت شروع ہوا تھا، یعنی تقریباً 2 سال پہلے جب میں انگلینڈ جا چکا تھا۔ تب تم آئے تھے نا یہاں پر؟ جہان نے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی، پھر اسی سنجیدگی و ملال کے ساتھ اس نے مسز افریدی کی چالوں اور جھانسوں کا سارا کچا چھٹا کھول کر معاذ کے آگے رکھ دیا تھا۔ مجھ پہ دوہری آفت ٹوٹی تھی معاذ، میں ہر لحاظ سے ہار گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں معاذ، میں نے اپنی اور خاندان کی عزت بچانے کو جو قدم اٹھایا تھا وہ درست تھا بھی یا نہیں؟ خان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ معاذ کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ پھر یہ حیرت تمام ہوئی تو اسے حسب عادت جلدی تیز چڑھنے لگا تھا۔ تم نے بہت غلطی کی ہے جے، تمہیں مسز افریدی جیسی شاطر عورت کا مطالبہ نہیں ماننا چاہیے تھا۔ کیا کر لیتی وہ؟ مجھے تو لگتا ہے وہ عورت خود ہی چاہتی تھی، یعنی نکاح۔ اف، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا ہمیں تمہارے پر بھروسہ نہیں تھا؟ تم پاپا کو یا مجھے اعتماد میں تو لیتے۔ وہ اٹھ کر مضطرب سا ٹہلنے لگا تھا۔ جہان ہونٹ بیچ کر اسے دیکھتا رہا تھا۔ بلاؤ اس لڑکی کو یہاں۔ کیا نام ہے اس کا؟ لعنت بھیجو معاذ، فی الحال یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کی ماں بہت شاطر عورت ہے۔ اب کیا چاہتی ہے وہ عورت تم سے؟ جو وہ چاہتی ہے وہ میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ چاہتی کیا ہے وہ آخر؟ معاذ کی توجہ اسی اہم بات میں اٹکی ہوئی تھی، شاید بچپن سے یا پھر لڑکپن میں۔ کب؟ مجھے صحیح سے یاد بھی نہیں ہے۔ ہماری دوستی اتنی پختہ اور مضبوط ہوئی تھی جے کہ ہم نے کبھی یہ عہد بھی نہیں کیا تھا ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کیا کریں گے، مگر ہم کرنے لگے ہر دکھ ہر سکھ، چاہے آغاز میں کتنا ہی اسے چھپائیں، مگر ہمیں بلاخر اسے ایک دوسرے سے عیاں کرنا ہی پڑتا تھا۔ پورے شاہ ہاؤس میں یہ تعلق اور یہ گہرائی کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کہ میں اس تعلق میں کبھی درار پڑتے دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ کوشش کرنا کبھی دانشتہ مجھے اس دکھ سے ہمکنار نہ کرنا۔ جہان نے کچھ کہے بغیر اسے بے اختیار ہو کر بازوؤں میں بھر لیا تھا اور بھینچ لیا تھا۔ آئی ایم سوری معاذ، مجھے احساس ہے میری طرف سے اکثر تمہیں یہ دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ تمہاری محبت ہے کہ ہر بار تم خود میری طرف بڑھتے اور میرے درد میں شریک ہو جاتے ہو، مگر معاذ میں کیا کروں؟ ہر مسئلہ گمبھیر تر اور الجھتا ہوا ہو جاتا ہے جسے تمہارے سامنے رکھتے میں فطری طور پر شرمندگی محسوس کرتا ہوں، جھجک جاتا ہوں۔ وہ نادام اور بے بس سا ہو کر بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی اذیت تھی۔ معاذ نے نرمی سے، محبت اور آہستگی سے اسے تھپکا تھا اور اسے تھام کر خود سے الگ کیا تھا۔ خود سے اعتراف میں کیا جھجک یا کیا آر؟ میں تمہارا عکس ہوں جے، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ اچھا دوست خدا کا بہترین تحفہ ہوتا ہے، ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اپنی بات کے اختتام پہ وہ دانشتہ مسکرایا تھا۔ جہان کو بھی مجبوراً مسکرانا پڑا تھا۔ مسز افریدی اب ہر صورت شالے کو میرے ساتھ آباد اور خوش دیکھنا چاہتی ہیں، جو مجھے کسی بھی طور پر گوارا نہیں ہے۔ جے تم کیوں نہیں چاہتے یہ؟ معاذ نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے معاذ کہ میرے نزدیک اس لڑکی کا کردار مشکوک ہے نا؟ سوچو، سوچنے کی بات ہے نا۔ آخر انہوں نے یوں زبردستی اپنی بیٹی میرے گلے میں کیوں ڈال دی؟ ضروری نہیں ہے جے کہ ایسی ہی بات ہو، عین ممکن ہے تم اس حوالے سے مسز افریدی یا ان کی بیٹی کو پسند آ گئے ہوں اور انہوں نے۔ میں نہیں مانتا اس بات کو، مجھ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں، جہان نے نہایت ہی خفگی سے کہا تھا اور اس کی بات کی قطع کر دی تھی۔ سرخاب کے پر تو تم میں کچھ اضافی ہی لگے ہوئے ہیں کاکے۔ خیر، جو بھی فیصلہ کرو بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ نکاح کا بندھن کھیل نہیں ہوتا ہے جے،
خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر جو ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرتے ہیں اس سے بددیانتی کی پکڑ معمولی نہیں ہوگی۔ معاذ نے گفتگو سمیٹتے ہوئے اہم بات سمجھائی تھی۔ جہان نے سر ہلا کر اسے تسلی دی تھی۔ سین چینج۔ وہ ساکن کھڑی تھی، پچھلے 15 منٹ سے یوں ہی بے حس و حرکت جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھ میں اترے آنسو بھی جیسے ٹھہر گئے تھے۔ حیرانی، پریشانی، تعجب و بے یقینی و صدمے جیسے ہر لفظ اس کی کیفیت کو بیان کرنے سے لاچار تھا۔ اسے لگا تھا اسے کسی نے بے خبری کے عالم میں اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہو، مگر نہیں، یہ تکلیف بھی قابل برداشت ہو سکتی تھی۔ اسے لگا تھا غلاظت کا لامتناہی ڈھیر جس میں وہ گرا دی گئی ہو اور اس کا پورا وجود اس غلاظت سے اٹ گیا ہو۔ اسے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی، پھر بھلا جہان کو گھن کیوں نہ آتی؟ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں پھر زاروں قطار آنسو بہانے لگی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل اس نے مسز افریدی سے سخت انداز میں باز پرست کی تھی، جس کے نتیجے میں پہلے تو ہمیشہ کی طرح وہ انکاری تھیں، پھر ڈھٹائی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہر جرم نہ صرف قبول کیا تھا بلکہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑی تھیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے مجبوری میں کیا ہے۔ مجبوری؟ ایسی کون سی مجبوری تھی آپ کی؟ تم ہو میری مجبوری، سب سے بڑی مجبوری ہنی۔ تمہاری خاطر میں نے ہمیشہ ہر جرم کیا ہے۔ اگر مجھے تمہاری چاہ نہ ہوتی، اگر مجھے تمہاری ضرورت نہ ہوتی، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو میرا کردار فرشتوں جیسا ہوتا، اجلا، روشن اور بیدار۔ میں نے ہر جرم تمہاری وجہ سے کیا ہے۔ وہ شاید حواسوں میں نہیں رہی تھی جبھی ایسی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ شالے تو کنگ ہونے لگی تھی۔ مجھے آپ کے جرائم کی تفصیلات نہیں معلوم ممی، مجھے بس اتنا بتائیں کہ آپ نے شاہ کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی بدگمان ہو گئے ہیں۔ وہ میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ ان کی بات کاش میں مر گئی ہوتی ان کی وہ باتیں سننے سے پہلے۔ وہ اس وقت کی انسلٹ یاد کر کے پھر سے سسکنے لگی تھی۔ کیا بکواس کر رہا تھا وہ؟ بتاؤ مجھے، کیا وہ پھر ملا تھا تم سے؟ شالے کو ان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ کیسا جاہلانہ طریقہ تھا ان کا۔ ہاں ملے تھے وہ مجھ سے، مگر میری اوقات مجھے یاد دلانے کو، وہ اوقات جس سے میں خود بھی آگاہ نہیں تھی۔ ممی، آپ کے سارے بلند و باغ دھوکے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ نکاح ہوا؟ بتائیں مجھے، ورنہ میں ابھی اسی وقت خود کو شوٹ کر لوں گی۔ وہ بپری تھی۔ مسز افریدی پہلی بار گھبرائی تھی اور لپک کر اسے سنبھالنا چاہا تھا، مگر وہ مچل کر ان کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ مجھے صرف وہ بتائیں ممی، ورنہ آپ میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جائیں گی۔ شالے کی ذہنی حالت بگڑ سی گئی تھی۔ وہ اس پل جیسے شدید ہیجانی کیفیت کے زیر اثر ہو گئی تھی۔ مسز افریدی بھی گھبرائی تھیں اور اسی وقت بھی وہ اس کی غیر ہوتی حالت پر کچھ اور گھبرا کر اس مصلحت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی تھی اور فر اپنی ساری کارکردگی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ جب ہوٹل میں تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو جہانگیر نے ہی مجھے کال کر کے بتایا تھا۔ میں کتنے دنوں سے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھی۔ میں نے کہا نا شالے کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کی محبت کا رنگ دیکھ لیا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ہر خواہش پوری کی تھی، پھر یہ کیسے نہ کرتی۔ میں نے جہانگیر کو اس عمل پر آمادہ کیا تھا کہ وہ تمہیں گھر چھوڑ جائے۔ اس کے آنے تک خفیہ کیمرے کا انتظام ہرگز مشکل کام نہیں تھا۔ میرا من پسند رزلٹ مجھے اگلے دن مل گیا تھا۔ اس کے بعد تمہاری سالگرہ کے موقع پر میں نے دانشتہ تم لوگوں کو تنہائی فراہم کی تھی اور وہ سب بتانے کے بعد اسے لپیٹ کر پیار جتلانے لگی تھی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور حل نہیں تھا ہنی۔ آپ کو کیا پتا ممی، آپ نے میرا کتنا نقصان کر دیا ہے۔ انہیں نہ پانا اس بھرم عزت اور وقار کو کھو دینے سے 1000 درجہ بہتر تھا۔ مسز افریدی اسے تسلی دلاسے دے کر خود کہیں نکل گئی تھی اور وہ یوں ہی کھڑی تھی۔ اس عظیم نقصان پر ماتم کناں، قدموں تلے زمین تھی نہ سر پہ آسماں۔ وہ کیسی بے یار مددگار رہ گئی تھی۔ ایسی ذلت، ایسی رسوائی اور ایسا درد جو برداشت کرنے کا حوصلہ تھا نہ ظرف۔ اور مسز افریدی کیا کہہ رہی تھی کہ شاہ صرف میرے ہیں، وہ مجھے ہی ملیں گے۔ اس کے اندر تمسخر ابھرا تھا۔ میں تو خود میں اتنی تاب بھی نہیں پاتی ممی کہ ان کا دوبارہ سامنا کر سکوں۔ آپ کے شیطانی چالوں میں اتنا دمخم ہوگا کہ مزید اپنا من چاہا رزلٹ حاصل کر لیں۔ خدا ظالم کی رسی دراز جو کر دیا کرتا ہے۔ مگر سوری ممی، میں آپ
को अब कोई भी मौका नहीं देना चाहती। उसने कुछ सोचा था और तेज तेज चलती हुई मिसेस अफरीदी के कमरे में आ गई थी। स्लीपिंग पिल्स वो हमेशा दराज में लॉक रखा करती थी। चाबी का इल्म उसे नहीं था, मगर जरा सी कोशिश और तलाश के बाद उसने चाबी ढूंढ ली थी। मगर दराज में मौजूद दवा की शीशी में आखिरी 2 गोलियां थीं, जो बहरहाल उसकी ज़रूरत और ख्वाहिश के लिहाज से बेहद मामूली थी। उसने शीशी वापस फेंकी और दराज को खुला छोड़कर वापस आ गई थी। पोर्टिको में आकर उसने शोफर को पुकारा था। जी बीबी, कहाँ जाना है? मुझे चाबी दो और वॉचमैन से कहो कि गेट खोले। बीबी, बेगम साहिबा का हुक्म है कि आप अकेली। शट आप, मैंने तुम्हें ऑर्डर याद दिलाने को नहीं कहा है। चाबी निकालो और गेट ओपन करवाओ। वो हलक के बल चीखी थी। शोफर ने हुक्म की तामील की थी। शाले ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की थी। इस दौरान गेट पूरा खुल चुका था। शाले ने तूफानी अंदाज में गाड़ी को गेट से निकाला था और रिहायशी इलाके से निकलकर मेन रोड पर लाते लाते रफ्तार कदरे कम की थी। उसके बावजूद दूर से 3-4 मरतबा एक्सीडेंट होते होते रह गया था। फार्मेसी के सामने गाड़ी रोककर वो अजलत में बाहर आई थी, बैग और दुपट्टा संभालती। फार्मेसी का ग्लास डोर धकेलती अंदर दाखिल हुई थी। मतलूबा दवा हासिल करने के बाद उसने काउंटर पर पेमेंट की थी और अपने ध्यान में मुड़ते ही किसी से बहुत जोर से टकराई थी। एक पल को तो जमीन आसमान उसकी नजरों के सामने घूमकर रह गए थे। सुरमई कुर्ता शलवार में मलबूस, पैरों में मर्दाना चप्पल पहने जहान तमाम तर सादगी, खूब रूई और वजाहत के हमरा उसके सामने था। नापसंदीदा और तेज नजरों से उसे देखता हुआ उसका दिल फैल कर सुकड़ा था और खून में वहशत का एहसास सरसराने लगा था। ये सामना इंतहाई गैर मुतवक्को और गैर मुनासिब था। शाले का दिल धक से रह गया था। दवाओं का लिफाफा हाथ से छूट गया था। जहान के साथ माज की भी निगाह शॉपर से बाहर फिसल आने वाली नींद की दवा पर पड़ी थी और ठहर गई। जहान ने तनफ्फुर से, जबकि माज ने ठिठक कर उसे देखा था। शाले लरजते हाथों से दवा इकट्ठा कर कर शॉपर में डालती सीधी हुई और होंठ भींचे हुए उसने नजर चुराई कदम बढ़ा दिए थे। जहान ने कोई मदाखलत की न टोका। माज जो उसके पहलू में खड़ा उसकी जानिब से किसी रद्द अमल का मुंतजर था, बेइख्तियार जज्बस हुआ था। शाले को वो एक नज़र में ही पहचान गया था, मगर फिर भी कुछ डाउट था जो शाले और जहान के तासुरात ने दूर कर दिया था। वो जा रही है, रोको उन्हें। आज ने उसे ठोका दिया था। जहान के मुंह में कौनीन घुल गई थी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, वो नखवत से बोला था। माज ने बेदराग उसे घूरा, फिर खुद शाले के पीछे दौड़ा था। मिस एक्सक्यूज़ मी। शाले ग्लास वॉल के हैंडल पर हाथ रखे दरवाज़ा वाह कर चुकी थी। चौंकी और पलट कर देखा। महंगे शानदार लिबास में मलबूस, सर पर ग्लासेस टिकाए, एक हाथ में गाड़ी की चाबी, लिबास से फूटती महंगे परफ्यूम की महक लिए वो बेहद शानदार शख्स अपने अंदर चाल ढाल और हुलिये से हरगिज भी कोई सड़क छाप आशिक या छिचोरा नहीं लगता था। मगर इस तरह से बीच राह रोकने का मकसद, वो हैरानी से उसे देखने लगी। आप शाले हैं ना? शाले की आंखें हैरत की ज्यादती से कुछ और फैली थीं। उसका दिल चाहा एक नज़र पलट कर देखे। जहान अभी तक वहीं मौजूद है, मगर उसने दिल को सख्ती से झटक दिया था। आप कौन? उसकी आवाज़ लर्ज गई थी। मैं जेका कजिन हूँ, आई मीन जहांगीर का। आप इसकी? माज, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाना। तभी जहान की खफा खफा सी आवाज़ कुछ फासले से गूंजी थी। शाले ने अब भी ख्वाहिश के बावजूद पलट कर नहीं देखा था। आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? शाले ने किसी कदर गुस्सैली नज़रों से उसे देखा था, जबकि माज उसकी मतरूम सुर्ख आंखें, बोझल पपोटे पर ठहरी सूजन और पलकों की नमी को जांचती नज़रों से देख रहा था। खफगी आपकी आपस में है ना? मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हैं? माज ने बेहद शाकी होकर कहा था। शाले ने हैरान नजरें उठाई थी। माज के चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। निगाह मिलने पर भुओं को मखसूस अंदाज में जुम्बिश देकर नरमी से बोला था, हमारी दोस्ती हो सकती है? मैं गैर मर्दों से दोस्ती की कायल नहीं हूँ। रास्ता छोड़े मेरा। वो निरूठेपन से बोली और दरवाज़ा ओपन करके शॉप से बाहर कदम रख दिए थे। मगर मैं तो आपका ससुराली अजीज भी हूँ। माज उसके साथ बाहर आया था और अब उसके हम कदम होकर सफेद पत्थर के जीने उतर रहा था। देखिए आप भी, क्या हम कहीं बैठकर बातचीत नहीं कर सकते? भाभी, शाले एक पल को साकन हो गई थी। अनोखा, बावकार और मोतबर रिश्ता, जिसकी अल्तफात और अहमियत के नए नवेले एहसास ने उसे अपने हिसार में मुकीद करके खुशबू में नहला दिया था। प्लीज भाभी, माज ने किसी कदर इल्तिजाई अमेज अंदाज में उसे कायल करना चाहा था। वो न चाहते हुए भी बावजूद सर को जुम्बिश दे गई थी।
माज बे इख्तियार मुस्कुराया। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर दिस ऑनर। शाले के हमरा वो सड़क के दूसरी जानिब मौजूद रेस्टोरेंट में आ गया था। जहान अलबत्ता उसके साथ नहीं आया था। मास के बुलाने के बावजूद उसका मूड खराब हो चुका था। वो गाड़ी में बैठकर उस देश में वहां से चला गया था। ये सब कुछ शाले ने भी देखा था और उसका चेहरा धुआं धुआं हो चला गया था। आप परेशान न हो भाभी, उसे मैं संभाल लूंगा। वो अब और भी खफा होंगे। मैं जानती हूँ उन्हें मेरा किसी से मिलना पसंद नहीं है। वो सर असमिया सी होकर बोलने लगी थी। मास को मुस्कुराहट जब्त करना पड़ी थी। ये नाजुक और शक्ल से बेहद मासूम नजर आने वाली लड़की अपनी सूरत से ज्यादा मासूम और हसास लगी थी उसे। उसी अय्यारियां, चालाकी और चालबाजी से कोसों दूर जिनके मुतालिक जहां ने उसे बताया था, तब खुद उसे भी इतना गुस्सा आया था कि शाले पर, मगर उससे मिलकर वो चाहने के बावजूद भी तल्ख कलामी तो दूर की बात है, सख्त नजर नहीं डाल सका था उस पर। अगर किसी से मिलना पसंद नहीं है मोहतरम को, तो फिर वो आपसे खुद क्यों मिलता था? और इतना जानती हैं आप उसे? मास को शरारत सूझ गई थी। शाले ने घबरा कर उसे देखा। एक लम्हा लगा था उसकी हरासा आंखें झलक जाने में। मास को फिलफोर अपनी गलती का एहसास हो गया था। सॉरी आपने माइंड किया तो। वैसे जे को मुझ पर एतमाद है। कम से कम मेरे हवाले से आपको कुछ नहीं कहेगा, डोंट वरी। माज ने उसे तसल्ली से नवाजा। फिर उसे चाय या कॉफी के मुतालिक पूछने लगा था। नहीं, मुझे कुछ तलब नहीं है, अब मुझे जाना चाहिए। वो गड़बड़ाकर उठने लगी तो माज ने हाथ उठाकर उसे रोका था। आप बैठें प्लीज। मुझे आपसे जो बात करनी है वो अभी नहीं हुई। क्या बात? वो सख्त वहशत ज़दा नजर आने लगी थी। माज ने गहरा सांस खींचा था। आप घबराएं नहीं, बस मुझे ये बता दें आपने स्लीपिंग पिल्स क्यों खरीदी हैं? और शाले को लगा था किसी ने उसके कदमों तले से जमीन खींच ली हो। उसका रंग फीका पड़ गया था। मैं अंदर आते ही आपके हाथ में वो देख चुका था। क्या मेरा अंदाजा दुरुस्त है कि आप कुछ गलत करने का फैसला कर चुकी हैं? माज का धीमा लहजा बेहद यकीन लिए हुए था। शाले कुछ कहे बगैर फिर आंसू बहाने लगी, जारो कतार रोने लगी। माज ने सांस भर के उसे देखा था। हालात जैसे भी कठिन हों, जिंदगी से पीछा छुड़ाना सिर्फ मायूसी और बुज़दिली ही कहला सकता है। आपको नहीं पता मैं किन मसाइल में घिरी हुई हूँ। मुझे अब जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं है। मैं हरगिज़ भी वो अज़ियतें नहीं सह सकूंगी जो मेरे नसीब में लिख दी गई हैं। इसके बावजूद कि जे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। माज ने उसे हैरान नजरों से देखा था। शाले ने कुछ कहे बगैर दुपट्टे से अपना चेहरा साफ किया था। उसकी खामोशी ने माज को साफ जतलाया कि वो मजीद बोलना नहीं चाहती। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा भाभी कि ये स्लीपिंग पिल्स मुझे दे दें। मैं जानता हूँ अगर आप ऐसा कर भी लें तो कहीं और से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती हैं। आपसे ये कहूँगा, ज़िंदगी से मुंह मोड़ना, हालात का मुकाबला ना करना और खुदा से मायूस हो जाना सब के सब खसारे के सौदे हैं। ज़िंदगी की आंख में आंखें डालकर जीना सीखें। हालात गैर मुवाफिक हैं तो उन्हें अपने मुवाफिक करें। बी ब्रेव, गॉड ब्लेस यू। उसे विश करते हुए वो जानदार अंदाज में मुस्कुराया था। इस वक्त ये वो माज नहीं था जो जज्बाती और बेपरवाह हुआ करता था। शाले कुछ देर तक हैरत भरी नजरों से उसे देखती रही थी, फिर बहते आंसुओं को पोंछते हुए मुस्कुरा दी थी। थैंक्स भाई, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। सीन चेंज। घर पहुंचते ही उसका मूड बुरी तरह से गारत हो गया था। ये सुनकर कि पणिया यहाँ से जा चुकी है। कहाँ? ये राज तो बस वो जहान से ही उगलवा सकता था जो अभी उसके साथ ही लाहौर से वापस लौटा था। वो दोबारा उसके सर पर जा सवार हो गया था। माज प्लीज, अब मुझे मजीद कुछ मत समझाना। मैं बहुत बेजार हो गया हूँ ऑलरेडी। जहान ने उसे देखते ही कुछ ऐसी ही आजिजी और मिन्नत से कहा था कि माज कहका लगाए बगैर नहीं रह सका था। शाले से मिलने के बाद से वो मुसलसल उसे शाले के हक में हमवार करने की कोशिश में मशरूफ हो गया था और बाकायदा कायल करने को दलीलें देता रहा था, जिन्हें जहां ने जब्त से सुन जरूर लिया था, मगर मानने या उन पर अमल करने का हरगिज भी इरादा नहीं था। और ये बात माज ने उसके तासुरात से ही पाई थी। भी उसका मूड बिगड़ने को लम्हा भर से ज्यादा टाइम नहीं लगा था। तुम्हारा क्या ख्याल है जे? मैं बकवास कर रहा हूँ। वो हत्ते से ही उखड़ने लगा था। मैंने कब कहा है? यार कसम से शाले वाकई मासूम है, इंतहाई सादा और बेरिया। सबसे बढ़कर तुमसे मोहब्बत बहुत करती है। की बदनसीबी ये है कि उन्हें माँ अच्छी नहीं मिली थी। जहान ने अनसुनी करना मुनासिब समझा था। वो बहरहाल मास के ख्यालात से मुत्तफिक नहीं हो सकता था। वो कैसे उसे बताता कि शाले की इसी मासूमियत ने उसे भी जाल में फंसाया था। वो तोको तक नहीं कर सकता था कि शाले उसके साथ ऐसा घटिया खेल भी खेलेगी। माज भी उसकी इस मासूमियत से मुतासिर हो रहा था
दोनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे का खूब ही दिमाग साफ किया था और दोनों अपनी अपनी जगह पर डटे रहे थे। मुझे माफ कर दो माज, मैं तुमसे इस बात पे भी माफी मांग लेता हूँ कि मैंने तुम्हें पनिया भाभी के लिए कायल करने की कोशिश की थी। अगर तुम इसका बदला चुका रहे हो तो। वो वाकई उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा हो गया था। माज ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा था। तुम समझते हो तुम वो गलत कर रहे थे? तुमने वो बिल्कुल सही किया था। वक्त ने इस बात को साबित करके बतला दिया है, बिल्कुल इस तरह। माज, वक्त को आने दो। अभी मुझसे जबरदस्ती मत करो। वक्त यहाँ भी हर सच्चाई और झूठ को अयां कर देगा। जहान की बात ने माज को साकुन कर दिया था। उसे याद आया था उसकी भी किसी दुहाई पर माज ने खुद कोई कान नहीं धरा था और जबरदस्ती किसी को धक्के से कुछ मनवाया भी तो नहीं जा सकता। उसमें इसला नहीं बल्कि बिगाड़ के चांस ज्यादा होते हैं। ओके फाइन, मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहूंगा जे। अल्लाह से बेहतरी की दुआ करूंगा, इसलिए कि मुझे वाकई शाले भाभी बेकसूर और मासूम लगी हैं। उसने आहिस्तगी से कहा था और यूं बात खत्म हो गई थी। अब उसे अपने कमरे में देखकर जहान को फिर से तशवीश ने घेर लिया था। कम ऑन यार, मैं तेरी नहीं अपनी वाली की वजह से आया हूँ तेरे पास। अपनी अप्रोच इस्तेमाल करो और मुझे पता करके बताओ पनिया कहाँ है। राजदारी शर्त है, मैं किसी को शक में मुब्तला करना नहीं चाहता, वरना खुद पूछ लेता। मुतालबा सुनकर जहान ने ठंडा सांस भरा था। ओके फाइन, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। भले कॉल करके बता देना मगर जल्दी प्लीज, माज ने कहा था और उल्टे कदमों वापस आ गया था। कमरे में आकर उसने अपना लिबास निकाला था। वो जानता था अभी उसे फिर कहीं जाना है, वहां जहां परनिया थी जभी उसका लिहाज से ड्रेसिंग की थी। ये जाती गर्मियों के दिन थे। उसने ब्लैक जींस के साथ हाफ ब्लू शर्ट मुंतखब की थी। इस वक्त वो बात लेकर निकला था। उसके सेल पर जहान की कॉल आ रही थी। उसने लपक कर फोन पिक किया था। बोलो शहजादे, वो चहका था। हसन के साथ भाभी फार्म हाउस गई हैं, वहां कुछ अरसे कयाम किया है उन्होंने। उनकी जरूरत की कुछ चीजें वहां थी, इसी सिलसिले में गई हैं। ओके फाइन, तुम ऐसा करो जे कि किसी बहाने से हसन को वापस बुला लो। पनिया को मैं खुद लेता आऊंगा। माज ने अगला ऑर्डर जारी किया था। क्या मतलब है माज? अब तुम वहां जाओगे? दिमाग सेट है तुम्हारा? तुम्हारी बहन के साथ कुछ वक्त रंगीन करने और डेट शेट मारने का मूड है, समझ रहे हो? उसने दांत निकालते हुए वजाहत की थी। जहान उसकी बात पर ठंडा सांस भर के रह गया था। माज ने गुनगुनाते हुए सेल बेड पर उछाला और खुद पे दिल खोलकर परफ्यूम छिड़कने लगा था। सीन चेंज। पनिया के यहाँ आने का तो एक बहाना था, वरना हकीकत ये थी कि वो माँ से बचकर यहाँ आई थी। जानती थी हॉस्टल में भी अमान नहीं मिलेगी, वहां भी वो उसके सर पर पहुंच जाएगा। पापा को के अब किसी भी सूरत में उसे फार्म हाउस आने की इजाजत नहीं दे रहे थे, मगर उसने उनकी मिन्नत समाजत करके कायल कर लिया था। बीबी जी साहब आपको इधर पिछले बाग में बुला रहे हैं। वो अपने ख्यालों में मगन थी जब कशमाला ने आकर उसे चौंकाया था। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा था। हसन अभी तक वहीं घूम रहा है। कशमाला, आपने उससे खाने का भी नहीं पूछा? पर्णिया को अजीब सी खफत ने आन लिया था। क्या सोचता होगा हसन? बीबी जी छोटे साहब तो इसी वक्त वापस चले गए थे, कह रहे थे जरूरी काम है। पर्णिया भौचक्की रह गई थी। वॉट? वापस चला गया मुझे छोड़कर? ऐसा कौन सा जरूरी काम था? उसकी हैरत का कोई इंतहा नहीं थी। पता नहीं बीबी जी, उन्हें कोई फोन आया था, कह रहे थे आपके मोबाइल पर भी मैसेज छोड़ा है कि क्यों जा रहे हैं अचानक। कशमाला की बात के जवाब ने उसे तस्खीर अमेज कैफियत से पलट कर टेबल पर रखा अपना फोन उठाया था। हसन का टेक्स्ट मौजूद था। उसने अजलत में खोला था। सॉरी भाभी, मैं आपको बिना बताए जा रहा हूँ। कशमाला ने बताया है आप सो रही हैं। एक्चुअली जहान भाई की कॉल आई है, उन्हें मुझसे कुछ ज़रूरी काम था। फिर कह रहे थे आप फिक्र ना करें, वो खुद शाम तक आपको यहाँ से पिक कर लेंगे। मैसेज पढ़कर पर्णिया कदरे रिलैक्स हुई थी। फार्म हाउस के पिछले लोन में जाने से कबल वो कशमाला के साथ किचन में आई थी। खाना वो और उसकी माँ तैयार कर चुकी थी, मगर उनके इंतज़ार में खाया नहीं था। पर्णिया ने उन्हें खाना खाने की ताकीद की थी और कबाब के साथ साथ ट्राइफल का इजाफा भी करवाया था। आप लोग इसकी तैयारी करें, मतलब मसाला जात और दूध वगैरह निकाल कर रखें, मैं अभी आकर आपकी हेल्प करती हूँ। कशमाला और उसकी माँ को हिदायत देने के बाद वो अपना ब्लू आंचल संभालती हुई पिछले लान की सिमत आ गई थी। उसने जहान की तलाश में निगाहों को दौड़ाते हुए बालों को समेटकर क्लेचर में जकड़ना चाहा था तो याद आया सोने से कबल
क्लेचर उतार कर उसने अपने सरहाने रखा था, जो बाद में लगाना भूल गया। अब बाल यूं ही पुष्ट पर बिखरे हुए थे। उसने बालों को जूड़े की शक्ल देकर दुपट्टा ओढ़ा था, तभी उसकी निगाह सामने उठी थी। सफेद घोड़े की पुष्ट पर सवार जहान नहीं, माज हसन था। सियाह लिबास में, आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए, वो शहजादों की सी आन बान शान के साथ उसे शिश्तर करके रख गया था। भी वो हैरानी से ही नहीं निकल सकी थी कि इससे एक और धचका लगा था। माज घोड़े को दौड़ाता हुआ उसके नजदीक लाया था और लगाम में एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ को फैलाते हुए वो जरा सा झुका था और अगले लम्हे जमीन पर्णिया के कदमों से छूट गई थी। उसका वजूद जमीन और आसमान के दरमियान फजा में मालूक हुआ था और वो खौफ और दहशत के एहसास समेत बेतहाशा चीखती चली गई थी। उसकी आंखें बंद थी और वो मुसलसल नीचे जाती थी। हवास बागदगी की कोई इंतहा नहीं थी। उसे लगता था अगले पल वो जमीन पर गिर जाएगी और घोड़े के बेदम कदमों तले आकर कुचली जाएगी। मगर ऐसा जब बहुत देर तक ना हुआ और अमन व सलामती रही, तब वो खुद को हैरान पाती एकदम से आंखें खोल गई थी, मगर कलेजा धक से रह गया था। वो ये लफ्ज़ शर्म से पानी पानी हो गई थी। काश उसने आंखें न खोली होती। वो माज हसन के बाजू से बुरी तरह से चिपटी हुई थी। यकीना गिरने के खौफ से मुंह उसके सीने में घुसाया हुआ था। वो हिजाब और खफत से जल जल उठी थी और बिदक कर फासले पर होना चाहा, मगर फासले का बरकरार रखना यहाँ घोड़े की पुष्ट पर सवार होकर किसी तौर भी मुमकिन नहीं था। उसकी दोनों टांगें एक साइड पर थीं, जैसे बाइक पर बैठी हो। उसका वजूद माज हसन के मजबूत आहनी बाजुओं के हाले में था। घोड़े का हर उठता हुआ कदम एक झटका लगाता था और उसे कुछ और भी माज के करीब कर जाता था। इस दर्जा कुर्बत ऑकवर्ड पोजीशन उस पर अपनी बेबसी का शदीद तरीन एहसास वो बेसाख्ता व बेइख्तियारी से रो पड़ी थी। भला कब माँ से उसे इतनी जरूरत और हिम्मत की तौक़्क़ो थी। वो सकते से निकली थी तो रंज और तेश के साथ मरने मारने पर उतर आई थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। खफत अमेज तेश में उसने मांस को सीने पर दोनों हाथ से मुक्कों की बरसात कर डाली थी। उस पर क्या असर होना था। उसने तो जैसे अजाज समझकर कबूल कर लिया था और मज़े से हंसता चला गया था। ये बदतमीजी नहीं है मोहतरमा, रोमांस का एक खूबसूरत स्टाइल है। और छोड़ूं क्यों, छोड़ूंगा तो तुम गिर जाओगे ना। पर्णिया का दिमाग भग से उड़ गया था। उसे मास के रवैये की कतई समझ भी नहीं आ सकी थी। आखिर वो इस दर्जे बदतमीजी पर क्यों उतर आया था। वो हर धर्म था और सरकश भी। इतना तो वो भी जान गई थी उसे। अगर वो उससे जिद लगाती तो यकीना उसे जज और करता और तंग करता। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। प्लीज प्लीज मुझे नीचे उतरने दें। घोड़े की रफ्तार हर लम्हा बढ़ती रही थी और पर्निया का दिल बंद होता जा रहा था। उसे अपनी मौजूदा पोजीशन पर इतनी शर्म आ रही थी कि उससे निजात की खातिर वो अब मिन्नत समाजत पर उतर आई थी। मैं तो इसमें कोई बुराई महसूस नहीं करता। कोई कुछ नहीं सोचेगा। सबको पता है आपसे मेरा क्या ताल्लुक कायम होने वाला है। मैं शादी कर रहा हूँ ना आपसे। सोचा जरा आपको खुद से मानूस कर लूं, थोड़ा रोमांस सिखा दूं। वो उसे आंख मारकर शरारत अमेज हंसी के साथ कह रहा था। पर्णिया कट कर रह गई थी। कुछ बस न चला तो मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी थी। सारे मुझसे बचाव के लिए अपनाए गए तरीके हैं ना, मैं आग लगा दूंगा इन सब तरीकों को। वो फिर से बिफरने लगा था। पर्णिया की जान हवा होने लगी थी। पहले वादा करो। माज ने उसे एक बाजू के घेरे में लेकर अपने आगे बैठा दिया था। अपने ही अंदाज में अब पर्णिया की पुश्त, उसके बाल और उसकी गर्दन मांस के सहारे ठहर गई थी और उसका मुंह सामने आ गया था। अब वो उसे देख नहीं सकती थी। उसके आंसू टप टप बहने लगे। बेबसी और लाचारी की कोई इंतहा नहीं थी। भला कौन सा वादा। उसने सारे आंसू अंदर उतार कर बर वक्त अमेज लहजे में सवाल किया था। वो उस वक्त पूरी की पूरी उसके रहमो करम पर थी। माज ने उसकी वाजी शिकस्त को महसूस किया था और बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। पर्णिया के बाल बहुत खूबसूरत अंदाज में हवा में लहरा रहे थे। रेशमी सियाह मखमली बाल लटों की सूरत उड़ रहे थे और हवा को मशकूब कर रहे थे। माँ जरा सा आगे झुका और उसके इन्हीं बालों को जरा सा समेट कर उसके दाहिने कांधे पर आगे की जानिब डाल दिया था। फिर अपना चेहरा उसके कांधे पर टिका कर खुशबू भरे अंदाज में गुनगुनाया था। खुशबू की तरह मेरी हर सांस में प्यार अपना बसाने का वादा करो। रंग जितने तुम्हारी मोहब्बत के हैं मेरे दिल में सजाने का वादा करो। है तुम्हारी वफाओं पे यकीन मुझको।
پھر بھی دل چاہتا ہے میرے دل نشین یوں ہی میری تسلی کی خاطر ذرا مجھ کو اپنا بنانے کا وعدہ کرو۔ صرف لفظوں سے قرار ہوتا نہیں، ایک جانب سے ہی پیار ہوتا نہیں۔ میں تجھے یاد رکھنے کی کھاؤں قسم، تو مجھے نہ بھلانے کا وعدہ کرو۔ بولو، قبول ہے؟ اس نے شرارت بھرے انداز میں پرنیا کو بازو کے حلقے میں لے کر زور سے بھینچا تھا۔ ماں وہ چونک اٹھا۔ پرنیا کی آنکھ سے بہتے آنسو کی نمی نے ماز کے بازو کو نم آلود کر دیا تھا۔ ماز نے پہلے گھوڑے کی لگامیں کھینچی تھی اور پھر اس کے رکنے کا انتظار کیا تھا۔ اس کے بعد پرنیا کی سمت متوجہ ہوا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ماز نے اسے اتارنا چاہا تو وہ بری طرح سے مچلی تھی۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر خود نیچے کو کود گئی تھی۔ نہ تجربہ بیکاری کے باعث کودتے ہی اس کا پیر مڑ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ کر رہی تھی۔ ماز نے گہرا سانس بھر کے پہلے اسے پھر اپنے ہاتھ میں رہ جانے والا اس کے شفون کے دوپٹے کو دیکھا تھا اور خود بھی نیچے اتر آیا تھا۔ اگر میں آپ کو نیچے اتار دیتا تو یہ ہرگز بھی کوئی ایسا احسان نہ ہوتا جس کا بار آپ سے اٹھایا نہ جاتا۔ سرکشی اور نافرمانی کا انجام دیکھ لیں۔ آنسو سے بھیگا چہرہ، نم پلکیں، چہرے پر تکلیف کے آثار لیے زمین پر بیٹھی وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ دبوچے بری طرح سے رو رہی تھی۔ ریشمی بالوں کا سیاہ آبشار سمٹ کر کاندھوں سے ہوتا ہوا گود میں آ کر گرا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں حواس چھین لینے کی صلاحیت اور حسن سے مالا مال تھی۔ ماس کا دل بہکنے سا لگا تھا۔ آپ؟ پرنیا نے غصے سے سر اٹھا کر اسے گھورا تھا کہ نظریں اس کے ہاتھ میں موجود اپنے دوپٹے پر جا ٹھہری تھیں۔ اس کا چہرہ جانے کس احساس سے دہک اٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جھپٹنے کے انداز میں اس سے اپنا دوپٹہ جھپٹنا چاہا تھا اور سرحد سے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ دکھائیں، زیادہ تکلیف ہے پیر میں؟ ماز اس کے مد مقابل پنجوں کے بل بیٹھا ہوا بولا تھا۔ پرنیا شدید تکلیف کے باوجود بدک کر نہ صرف فاصلے پر ہوئی تھی بلکہ اٹھ کر بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، اور کچھ ہوا بھی ہو تو آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے، سو پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ شدید غصے میں وہ کچھ زیادہ ہی بدلحاظ ہو گئی تھی۔ ماس کی سبھی پیشانی پر ایک شکن نمودار ہوئی تھی۔ کسادہ آنکھوں میں ناگواری کا عکس لہرایا، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ اندر چلیں۔ اس نے ایک قدم بڑھا کر درمیانی فاصلہ سمیٹا اور اسے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ پرنیا ماہی بے آب کی مانند مچلتی تڑپتی، مگر ماس کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی تھی۔ اس مزاحمت کو یہیں ترک کر دیں پرنیا، یہی بہتر ہے، ورنہ میں آپ کو گود میں اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں اور آپ مجھے روک نہیں سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ سنگینی لیے ہوئے بے لچک تھا۔ پرنیا ایک لخت سرد پڑ گئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے ماس کو دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا اور اس کی سمت متوجہ نہیں تھا۔ پھر اس کی ہی چلنی تھی۔ وہ اسے سہارا دیے ایک طرح سے اٹھا کر ہی لایا تھا۔ اس کا سارا بوجھ تقریباً اس نے خود اٹھایا ہوا تھا۔ پرنیا اس قربت میں حواسوں کو سلامت نہیں رکھ سکی تھی۔ ڈوبتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ماز نے کمرے میں لا کر اسے صوفے پر لٹا دیا تھا، پھر کشن اٹھا کر اس کے سر کے نیچے رکھا اور خود اس کے پیر کا معائنہ کرنے لگا۔ پرنیا چپ چاپ آنسو بہانے لگی تھی۔ اسے یہ احساس مارے ڈال رہا تھا کہ ماز اس کے ساتھ ایسا کیوں کرنے لگ گیا ہے۔ ہر خیال منفی تھا، ہر سوچ شدید تھی۔ وہ بس یہی سوچے جاتی تھی کہ ماز کا ہر لڑکی سے یہی ایٹیٹیوڈ رہا ہوگا، خاص طور پر انگلینڈ میں۔ وہاں تو اسے کیا مشکل پیش آئی ہوگی۔ اس کی پرسنالٹی تھی نہ ایسی جسے وہ کیش کرا کے اپنا وقت رنگین کرتا ہوگا۔ یہاں گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو اس نے انگلی کو ٹیڑھا کر لیا تھا۔ زبردستی جبر تو یقیناً وہ ایک عیاش اور بد فطرت انسان تھا جس کا مقصد بس اپنا وقت اچھا گزارنا تھا۔ گناہ اور ثواب کی ایسے لوگوں کے نزدیک کیا اہمیت بھلا؟ وہ ماس کے اس روپ سے گن محسوس کر رہی تھی۔ وہ خدا سے بھی شاکی ہوتی جا رہی تھی جس نے اس جیسی لڑکی کو ایسا بد کردار ساتھی دیا تھا۔ وہ ہمیشہ ماس کو شدت پسند کہتی تھی، حالانکہ وہ خود بھی کچھ کم شدت پسند نہیں تھی۔ اتنی نازک ہیں تو پھر اس نزاکت سے سمجھوتا بھی کر لیں۔ مردانہ قسم کی اچھل کود سے پرہیز کیا کریں۔ گوشت پھٹ گیا ہے ٹخنے کے نیچے سے، یعنی اگلے کئی دن کا مکمل بیڈ ریسٹ۔ وہ اٹھا تھا اور کسی قدر جھلا کر کہہ رہا تھا۔ پرنیا نے سن کر بھی انسنی کر دی تھی تو ماز نے بغور اسے دیکھا تھا، پھر اس کے بہتے آنسو کو دیکھتا نزدیک آ گیا تھا۔ اس کے بھیگے گال کو چھوا اور اسے ہونٹ بھینچ کر دیکھنے لگا۔ ان آنسوؤں کی وضاحت کریں گی پرنیا؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔
پرنیا نے منہ پھیر لیا۔ ماس کے اندر اس کے انداز نے آگ دہکا دی تھی۔ مجھے اپنا نظر انداز ہونا ہرگز بھی پسند نہیں ہے پرنیا، سو بی کیئرفل فار دا نیکسٹ ٹائم۔ اس کا تنبیہ انداز پرنیا کو بے حد ناگوار محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی دروازے پر دستک دے کر کشمالہ اندر آ گئی تھی۔ کھانا لگا دوں جی؟ معاذ نے ایک نظر کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر ڈالی، پھر کشمالہ کو اثبات میں جواب دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد پرنیا کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ کھانا کھا کر چلنے کی تیاری کیجیے گا، وہاں جا کے ہی آپ کے پاؤں کا کچھ علاج ہو سکے گا۔ پرنیا نے ابھی کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ معاذ پلٹ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ پرنیا آنکھوں پر بازو رکھے پھر سے رونے لگی تھی۔ اس کا دل بھرایا جا رہا تھا۔ معاذ کا رویہ اس کی دل شکنی اور دل آزاری کا مسلسل باعث بنتا تھا۔ آخر کس حد تک اعلیٰ ظرفی دکھاتی وہ؟ معاذ اس کی ہر کوشش کو اپنی ہٹ دھرمی اور زم کی ٹھوکر رسید کر کے اسے ریزہ ریزہ بکھیر دیا کرتا تھا۔ کھانا یہاں کیوں لگا رہی ہو کشمالہ؟ کچن میں لگا دو ٹیبل پر۔ برتنوں کی کھنک پر پرنیا نے آنکھ سے بازو ہٹا کر گلوگیر آواز میں کہا تھا۔ صاحب نے ادھر لگانے کا کہا ہے بی بی جی۔ کشمالہ کے جواب پر پرنیا ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ معاذ تولیے سے ہاتھ خشک کرتا ہوا اندر آ کر بولا تھا۔ کشمالہ صوفے اور ٹیبل کے نزدیک ایک کرسی یقیناً معاذ کے لیے ہی رکھ گئی تھی۔ معاذ اسی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، پرنیا نے نخوت سے جواب دیا تھا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ آپ نے دوپہر بھی کھانا نہیں کھایا تھا، میں جانتا ہوں، معاذ نے اب کے قدرے نرمی سے کہا تھا، مگر پرنیا پہ اثر نہیں ہو سکا تھا۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر معاذ نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اٹھا کر بٹھا دیا تھا۔ پرنیا ایک پل کو ہکدک رہ گئی تھی، پھر بے حد تنفر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ آپ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کہاں نہ نہیں ہے بھوک؟ وہ چٹک پڑی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا جانے من، مجبوری ہے۔ چلو بتاؤ، میں کھلاؤں اپنے ہاتھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں گھستا ہوا مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ پرنیا نے بے اختیار اس کی بولتی شوق آنکھوں سے نظریں چرائیں اور روحانسی ہو کر بولی تھی، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ معاذ؟ معاذ! وہ اچھل پڑا تھا اور بے اختیار ہنسا۔ جاؤں سو جان سے اس طرز تکلم پہ نثار۔ پھر سے فرمائیں، کیا آپ نے ارشاد کیا؟ پرنیا کے چہرے پر جیسے آگ سی دہک اٹھی تھی۔ اس نے بے داری سے ہونٹ کچلے تھے۔ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ کیا؟ کیا کریں گی میڈم آپ؟ جان و دل، ہوش و حواس، صبر و قرار تو لے چکے، اور بھی آپ کو کچھ درکار ہے کہ بس؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ پرنیا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس شخص کو لوٹ لینے کے کتنے انداز ازبر تھے، برجستگی، شگفتگی، بے ساختہ گفتگو، حسب حال شاعری، کتنی لڑکیوں کو بے وقوف بنا چکا ہوگا۔ میرا تو اسے نمبر بھی یاد نہیں ہوگا۔ اس کا دل رونے لگا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ کھانا کھا لیں، پھر ہمیں جانا بھی ہے۔ آپ جائیے گا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ پرنیا نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ معاذ نے نفی میں سر کو جنبش دی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے میڈم، آپ کو میرے ساتھ ہی جانا پڑے گا، چاہے خوشی سے یا زبردستی سے۔ وہ بے نیازی سے نخوت کا مخصوص انداز خود بخود اس کے لہجے میں شامل ہو گیا تھا، جو پرنیا کو رہاسا کر گیا تھا۔ زبردستی کے قائل کیوں ہیں آپ؟ زبردستی سے محبت نہیں ہو جایا کرتی ہے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ منہ کی سمت لقمہ لے جاتے معاذ کا ہاتھ اسی زاویے پر ساکن ہو گیا تھا۔ اس نے تھم کر بہت دھیان سے پرنیا کو دیکھا، پھر ذہن سے گویا ہوا تھا، میری آنکھوں کے جادو سے شاید تم نہ واقف ہو، جس پہ مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں، چھوڑ کے مجھ کو جانے والا لوٹ کے واپس آئے گا، دائیں بائیں آگ لگا کر آگے جنگل کر دیتا ہوں، آزمائش شرط ہے۔ اس طرح اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ متکبرانہ انداز میں بولا تھا۔ پرنیا دانت بھینچ کر رہ گئی تھی۔ ہاں، آپ مت اٹھیں، مجھے بتائیں کیا چاہیے، ابھی حاضر کر دیتا ہوں۔ اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر معاذ نے بے اختیار ٹوکا تھا۔ پرنیا گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ میں نے پاپا سے بات کر لی ہے، اب انہیں آپ سے میری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اب تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ وہ موضوع گفتگو بدل چکا تھا۔ پرنیا خاموش رہی تھی۔ معاذ نے کچھ دیر اسے دیکھا تھا، پھر دوبارہ بولا، وہ آپ کی رقیب ہے نا نیہا، مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ پرنیا ایک دم سے چونکی تھی، اس کا چہرہ متغیر ہو کر رہ گیا تھا۔ معاذ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تھا، پھر گلا کھنکارا۔ اپنا پرپوزل خود پیش کر رہی تھی تو کر لینی تھی شادی، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ معاذ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ آپ کو جیلسی نہیں ہوئی؟
मेरा आपसे क्या ताल्लुक है? वो बुरी तरह से सुलगी थी। माज ने अब की मर्तबा उसकी आंखों में झांका था। क्या कहा? आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं? आपको यकीन है इस बात का? का ठहरा हुआ लहजा गंभीरता समेट लाया था। पर्णिया ने जस-बस होकर उसे देखा था। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि आपका वाकई मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। माज अब कुछ और संजीदा हो चुका था। पर्णिया की सांस उलझने लगी थी। वो झुंझलाकर फिर उठी थी। माज ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया था। कहाँ जा रही हैं? आपके पास सुकून से नहीं बैठ सकती, उसने तड़प कर जवाब दिया था तो माज हंसता चला गया था। फिर इसी हंसी के दौरान बमुश्किल बोला था, बेवकूफ साबित हो गई हैं आप। क्या मतलब? पर्णिया को आग सी आग ही लग गई थी। मतलब ये कि तुझको उलझा के कुछ सवालों में मैंने जी भर के तुझको देखा है। उसके फ्रेश खनकते लहजे पर पर्णिया पे जैसे घड़ों के हिसाब से पानी पड़ गया था। उसकी शोख नजरों के आगे वो उसे ढंग से घूर भी न सकी थी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।